हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, अभी तक हम लोग अपने ARO मेंस कार्यक्रम में अब तक 8 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमने अभी सारे लेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक टिप्पणी वाला पोर्शन बचा हुआ है। इसके अलावा सारणी लेखन भी बचा है, जिसको हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे कब से शुरू किया जाएगा। तो आज एक ऐसे पर थोड़ी सी एक रूपरेखा या इंट्रोडक्शन टाइप अभी हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम निबंध की कुछ छोटी छोटी बातें, बारीकियां जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निबंध शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे कि हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये समीक्षा अधिकारी मेंस और यूपी पीसीएस मेंस दोनों का जो हिंदी का पोर्शन होता है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। तो आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा मैं एक संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि जो समीक्षा अधिकारी का मेंस में जो निबंध वाला पोर्शन है, इसमें 3 निबंध पूछे जाते हैं। 3 निबंध ही पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, खंड का, खंड खा और खंड गा, इसी तरह से पीसीएस में भी होता है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि समीक्षा अधिकारी में 600 शब्दों में एक ऐसे पूछा जाता है और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में 700 शब्दों में एक ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पर एक ऐसे के नंबर होते हैं 40 और 40 गुणा 3 यानी कि 120 नंबर के ऐसे यहाँ पर या निबंध पूछे जाते हैं। जबकि पीसीएस मुख्य परीक्षा में 50 नंबर का एक ऐसे होता है और 50 गुणा 3 150 नंबर के 3 ऐसे पूछे जाते हैं। अब ये ऐसे किस तरह से पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए सिलेबस है, निबंध का सिलेबस पीसीएस का और समीक्षा अधिकारी और पीसीएस दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, तो ये है सिलेबस। अब सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं? देखिए, ये है खंड का, एक खंड ये है। इसमें साहित्य और संस्कृति से संबंधित, कोई भी सामाजिक क्षेत्र से संबंधित या फिर राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित निबंध पूछा जाएगा। पहले प्रश्न में 3 निबंध दिए होंगे और उन 3 में से कोई एक निबंध आपको करना है। इसी तरह से दूसरा जो खंड है, जिसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी या फिर आर्थिक क्षेत्र या फिर कृषि और व्यापार, इन 3 विषयों से के 3 ऐसे वहाँ पे दिए होंगे, जिसमें से एक ऐसे आपको करना है। तीसरा खंड है आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, या राष्ट्रीय विकास परियोजना है। अर्थात कोई भी जो इम्पोर्टेंट योजना, परियोजना सरकार के द्वारा पूछी गई, मतलब जो चर्चा में चल रही होती है, वो पूछी जा सकती है। तो इनसे संबंधित 3 निबंध दिए होंगे, उनमें से एक करना है। तो एक एक खंड से एक एक निबंध करके टोटल 3 निबंध वहाँ पर हमको करने हैं। ऐसा नहीं करना है कि इस खंड से 2 कर दिए और यहाँ से 1 करके 3 कर दिया, या फिर यहाँ से 2 कर दिए, यहाँ से 1 कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रत्येक खंड से 1 करना कंपलसरी है। ठीक है, टोटल 3 निबंध करने हैं। समीक्षा अधिकारी में 600 शब्द होते हैं और जबकि पीसीएस में 700 शब्दों में निबंध लिखना होता है। तो ये तो रही निबंध के सिलेबस की बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए। अब देखिए, जैसे कि निबंध शब्द से ही पता लगता है, बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन ना हो, शब्दों का कोई बंधन ना हो, उसको निबंध कहा जाता है। ठीक है, तो निबंध कैसे लिखें? अच्छा, जो विषय निबंध का दिया गया है उस विषय से बिल्कुल भी ना भटकें, उसी पर पूरी तरह से केंद्रित रहें। जैसे कि पूछा गया है कि साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साहित्य और समाज को जोड़ते हुए आपको निबंध को लिखना है।
इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक जो भी बिंदु हैं वो सारे आपको बताते हुए आगे बढ़ना चाहिए। व्यवस्थित तरीके से विचारों को प्रस्तुत करें। एक क्रमबद्धता शब्दों में आपके बनी रहनी चाहिए। पहले सकारात्मक बातें लिखें, फिर उससे संबंधित नकारात्मक बातों को लिखें, और उससे संबंधित जो भी आप समाधान दे सकते हैं उन सारे समाधान को भी निबंध में समाहित करें। कम लिखें लेकिन प्रभावी लिखें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि निबंध को प्रभावी लिखें, तो हमने ये तो कह दिया कि प्रभावी लिखें, लेकिन आखिर प्रभावी लिखें कैसे? अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, निबंध को प्रभावी बनाने के लिए हमें निबंध में अधिक से अधिक पहलुओं को शामिल करना चाहिए। अधिक से अधिक पहलू कैसे शामिल करेंगे? जैसे कि कोई भी विषय है जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो उसको हम सामाजिक आधार पर उसके क्या प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, साहित्यिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, या फिर पर्यावरणीय आधार पर जो भी प्रभाव पड़ेंगे, इससे और भी ज़्यादा पहलू इसमें हो सकते हैं, उनको हम शामिल करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ये पहलू शामिल किए जाएंगे। जो उसके लिए तर्क संगत हैं, जो वहाँ पर प्रासंगिक हैं, वही पहलू हम वहाँ पर शामिल करेंगे। इन सारे पहलुओं के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बिंदुओं को लेते हुए आगे बढ़ें। अब एक चीज़ नेक्स्ट, अगर हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं अपने निबंध में, तो उसको इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए जैसे कि कोई भी समस्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बढ़ती जनसंख्या का मुद्दा। ठीक है, ये एक समस्या है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो इस जनसंख्या का गांव पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से शहर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ज़िले पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके, फिर उस आपके राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरे विश्व में किस तरह की छवि बनेगी, इसको आप बढ़ाते हुए आगे कर सकते हैं। कंटेंट को आप बहुत ज़्यादा सोचकर आगे ले जा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में दिखाएंगे। ठीक है, आप सकारात्मक रूप से भी दिखाएंगे और आप नकारात्मक रूप से भी दिखाएंगे। अब जैसे कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़रूरी नहीं है जनसंख्या का बढ़ना नकारात्मक ही हो। अगर हम मानव को मानव संसाधन में बदल दें, उसको कुशल बना दें, उसको स्किल्ड बना दें, तो उसका पॉजिटिव रूप से भी प्रयोग किया जा सकता है। और जब हम उसका पॉजिटिव रूप से प्रयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ने में, देश के विकास में, आर्थिक विकास में ये सहयोग करेगा। लेकिन अगर हम मानव को मानव संसाधन में नहीं बदल पाते हैं तो ये नकारात्मक रूप से किस तरह से प्रभावित करेगा गांव को, या फिर शहर को, या फिर ज़िले को, या फिर राज्य को, देश को और पूरे विश्व को, इस मतलब किस तरह से प्रभावित करेगा, ये सारी चीज़ें हमें ऐसे में समाहित करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से किसी भी ऐसे को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके पास में इतना कंटेंट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि पीछे कितने पेज बचे हुए हैं, मैं 6 पेज कैसे लिखूंगा या मैं 9 पेज कैसे लिखूंगा। ये आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। 2017 के समीक्षा अधिकारी मेंस पेपर में मैं निबंध लिख रहा था। इससे पहले केवल मैंने पीसीएस का मेंस ही दिया था 2017 वाला, और उससे पहले मुझे कोई भी निबंध लिखने का अनुभव नहीं था। और इस मेंस के बाद, हमारे पीसीएस के मेंस के बाद ही तुरंत समीक्षा अधिकारी का मेंस था, तो वहाँ पर जाकर निबंध लिखा गया। अब निबंध लिखते वक्त मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आई, क्योंकि इससे पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं ज़्यादा तैयारी कर नहीं पाया था। तो जब मैं निबंध लिख रहा था तो मैं जैसे कि एक पेज मैंने लिखा, बार बार एक पेज लिखने के बाद बार बार मैं देख रहा हूँ कि पीछे कितने पेज बचे हुए हैं। अभी जो भी चीज़ याद आ जा रही थी उसको लिख देता था मैं, जो भी याद आ रहा था उसको लिख देता था। ना कोई तारतम्य था, ना कोई ज़्यादा सोचा है, ना उससे पहले मैंने कोई उसकी रूपरेखा बनाई। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ें मैंने वहाँ पर नहीं की थी। बहरहाल मैं निबंध लिख कर आया और मुझे ऐसा लग रहा था कि निबंध में मुझे 50 से 55 नंबर मिल जाएंगे। 120 नंबर का होता है, तो 120 में मैं 50 से 55 नंबर की उम्मीद कर रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे नंबर आए उसमें 70। मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रहा।
अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जो चीज़ें लिखी वो खराब रही हों। इसका ये मतलब है कि हमने जो भी कंटेंट वहाँ पर लिखा और उसको वहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर हैं उनको वो कंटेंट आपका कैसा लगा। हो सकता है जो चीज़ें मैंने वहाँ पर लिखी मैं उस समय शायद ना सोच पाया हूँ और एग्जामिनर को वो चीज़ अच्छी लगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छा निबंध लिख कर आते हैं और हमें मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलते। ऐसा 2016 की आरओ की परीक्षा में मेरे साथ में हुआ। यहाँ पर मैं ऐसे बहुत अच्छा लिख कर आया था, मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन होगा और नंबर मुझे ऐसे में अच्छे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसे में नंबर नहीं मिले तो 4-5 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया और यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2021 के समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में सब कुछ मेरा अनुकूल हुआ, मैंने निबंध लिखा भी अच्छा था और नंबर भी मुझे अच्छे मिले थे और 2021 में मेरे 76 मार्क्स ऐसे में आए थे 120 में से, जो कि ठीक ठाक नंबर माने जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि अच्छा निबंध कैसे लिखें। ये मैंने सारी चीज़ें इसलिए बताई हैं कि आप इस अनुभव से कुछ सीखें, ठीक है। अपनी तारीफ़ करना या कुछ और बखूबी बताना सारी चीज़ें यहाँ पर वो बिल्कुल भी कोई उद्देश्य नहीं था। ये एक्सपीरियंस आपको इसलिए बताया गया क्योंकि इस तरह की समस्याएं जनरली सामने आती हैं। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हमें ऐसे लिखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए। एक तो हम आसान भाषा में ऐसे लिखें, ठीक है, आसान भाषा का प्रयोग करें, ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ना करें। संवाद शैली में ऐसे लिखें। संवाद शैली क्या होती है इसको भी आगे बताएंगे। वर्तनी शुद्धि पर विशेष फोकस करें। शब्द की जो वर्तनियाँ होती हैं उनको ज़्यादा गलत ना करें, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। और प्रस्तुतिकरण कैसा रहेगा इन चीज़ों पर भी बात करेंगे अभी हम, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए संवाद शैली क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिख रहे हैं साहित्य का, ठीक है। जब आप साहित्य का ऐसे लिखेंगे तो आप इस शुरुआत में प्रस्तावना लिखेंगे, अर्थात इसका इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे। जिस तरह से भी आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन देते देते उसको शब्दों से खेलते हुए इस तरह से घुमा कर लाएं कि उसमें लिखें आप कि उपर्युक्त बातों से ये सिद्ध होता है कि साहित्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या फिर साहित्य का हमारे समाज पर बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है, ठीक है। ये क्या हुई संवाद शैली, मतलब हमने खुद से प्रश्न पूछा। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि साहित्य क्या है। अब हम साहित्य को डिफाइन करना शुरू करें। इसी तरह से कुछ और पूछा गया, जैसे चक्रवात पे लिख रहे हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि चक्रवात क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो इससे क्या करेंगे, फिर हम महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है एक संवाद शैली। इसी तरह से आप कुछ समस्याओं को लिख रहे हैं तो उन सारी समस्याओं का समाधान भी बताते हुए चलें। इस तरह से लिखना है कि आप स्वयं से बात कर रहे हैं, उस बात करती हुई शैली में उस ऐसे को लिखें, जिसको बोलते हैं हम संवाद शैली। स्वयं से संवाद करते हुए लिखें, जिससे ऐसे आपका बहुत ही ज़्यादा रोचक लगेगा और जो एग्जामिनर ऐसे को पढ़ रहा होगा उसको बहुत ज़्यादा रुचि जागेगी कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसे में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ऐसे से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें थी जो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इन छोटी छोटी चीज़ों को जो मैंने बताया है आप ज़रूर नोट कर लें। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में साहित्य का ऐसे पढ़ेंगे कि साहित्य क्या है, साहित्य का समाज से क्या संबंध है, साहित्य का राजनीति से क्या संबंध है, और साहित्य का मूल्यों से क्या संबंध है, साहित्य का पर्यावरण से क्या संबंध है, साहित्य का मनुष्यों से क्या संबंध है, साहित्य के सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। मैं आपको इतने सारा कंटेंट इसमें उपलब्ध कराऊंगा या फिर इतने डायमेंशन से सोचने के काबिल बनाने का प्रयास करूंगा, सक्षम बनाने का प्रयास करूंगा कि आपको अगर साहित्य पर किसी भी प्रकार का ऐसे लिखने के लिए आएगा तो आप स्वयं को असहज महसूस नहीं करेंगे, ठीक है।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसे में और रहेगी, मुझे ध्यान आ गया, बता देता हूँ आपको कि जब हम ऐसे लिखते हैं तो जो आपको पेज वहाँ पर मिलेगा, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेज आपको वहाँ पर मिला, एक पेज, चूँकि वहाँ पर पेज जो है इस तरह से लाइनिंग वाला पेज मिलता है आपको, ठीक है, ये आपको पेज मिलेगा। तो जो आप ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे को कभी भी यहाँ से ना लिखना शुरू करें स्टार्टिंग वाली लाइन से, इस तरह से ऐसे को ना लिखें। ऐसे को हमेशा आप ऐसे को आप लिखेंगे यहाँ से, बीच लाइन से थोड़ा पहले यहाँ से लिखना शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है आपका ऐसे समाप्त हो गया, ठीक, मतलब सॉरी, पहला पैराग्राफ समाप्त हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ फिर आप वहीं से शुरू करें जहाँ से आपने पहला वाला पैराग्राफ लिखा था। अब तीसरा पैराग्राफ फिर उसको वहीं से शुरू करें। इसको इसी तरह से प्रस्तुत आपको करना है जिससे कि आपका निबंध अच्छा लगे, जिसमें प्रस्तुतिकरण आपका सुंदर लगेगा, कॉपी आपकी सुंदर लगेगी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऐसे है, कभी भी ऐसे में पैराग्राफ ज़्यादा बड़े बड़े ना लिखें। पैराग्राफ जो है ज़्यादा पैराग्राफ ना लिखें, 5 से 6 पंक्ति का एक पैराग्राफ लिखें, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ लिखें। और ऐसा प्रयास करें कि कुछ शब्द जो आपने पहले पैराग्राफ में प्रयोग किए हैं उन्हीं शब्दों का थोड़ा सा प्रयोग करें अगले पैराग्राफ में। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए हैं उनको अगले पैराग्राफ में प्रयोग करते चले जाएं, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा एक आध शब्द आता चला जाए। इससे ये लगेगा कि आपके जो ऐसे है, जो निबंध है, उसमें तारतम्यता बनी हुई है, ठीक है। तो वो तारतम्यता आपकी प्रत्येक पैराग्राफ में आपस में बनी रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे की कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो और नेक्स्ट ऐसे हम लोग जो है साहित्य पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता होगा, इसी नाम से है जिस नाम से यूट्यूब है, तैयारी विद रविकांत। आप टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे तो आपको तैयारी विद रविकांत वहाँ पर लिखें, वो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी चैनल का लिंक दिया गया है और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए